हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पीओसी, जीओसी और आइसोमरिज्म के पीवाईक्यूज जो 2024 के जनवरी अटेम्प्ट के हैं। सब लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि जनवरी अटेम्प्ट के सर क्वेश्चंस लगातार करते रहिए, तो उसी सीरीज में हम लोग ये क्वेश्चंस को आगे बढ़ा रहे हैं। और जल्दी से जल्दी और भी चीज़ें आने वाली हैं चैनल पे, बहुत ध्यान से देखते रहना क्योंकि बहुत काम की चीज़ें लाने वाला हूँ। एक तो मैराथन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो भी आ रही है। आज हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। अगले दिन जब मिलेंगे हम लोग, तब हम लोग एक दिन में या 2 दिन में हम लोग मैराथन ले आएंगे और फिर उसके बाद सारे 200 पीवाईक्यूज़ की, ऑर्गेनिक की एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ की क्वेश्चंस लिस्ट होगी। बहुत कुछ होने वाला है चैनल पे, स्टे ट्यून्ड। अगर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और जो पुराने लोग हैं उन्हें तो भाई कनेक्टेड रहना ही है, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है ही। ठीक है, तो हम लोग पीवाईक्यू में कहाँ मिलते हैं? पीवाईक्यू हमें सारे कुछ textratecam.in/courses पे मिल जाता है, जहाँ पे सब कुछ फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेसिग्नेस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ। लेसिग्नेस टेस्ट किसके इसके लिए यूज़ करते हैं? जल्दी बताओ भाई। लेसिग्नेस टेस्ट यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस और हेलोजन, सबके लिए लेसिग्नेस टेस्ट ही यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन के लिए हम लोग सोडियम नाइट्रोक्साइड बना लेते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन दोनों होता है तो थायोसाइनाइड बना लेते हैं, इसलिए फॉस्फेट बनाते हैं, पायरोफॉस्फेट, और हेलोजन के लिए एजीसीएल वगैरह प्रेसिपिटेट कराते हैं। ठीक है, तो लेसिग्नेस टेस्ट इन तीनों के लिए यूज़ होता है। ये आसान बात है, याद रखने की बात है और ज़रूरी है। नहीं पता है तो बिल्कुल चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख लेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग सेट इज। अब मेटा डायरेक्टिंग करना है तो देखो सी एन कैसा है। सी एन कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग है, क्योंकि जब भी डायरेक्टिंग हम इफेक्ट देखेंगे तो क्या होना चाहिए कि जो एक्स एटम कनेक्टेड है वो मल्टीपल लिंकेज से, या तो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए। नाइट्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वाई शुड बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स। तो जो कनेक्टिंग एटम है वो किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल लिंकेजेस से जुड़ा होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए। तो हम उसे क्या कहते हैं? माइनस एम इफेक्ट लगाएगा। कैसा इफेक्ट लगाएगा तब वो? माइनस एम। तो सी एन तो माइनस एम लगाएगा। सी एच ओ देखो, सी एच ओ में मल्टीपल लिंकेज से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ये भी लगाएगा। अब एन एच सी ओ जब देखोगे तो नाइट्रोजन के पास क्या आ गया? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, तो ये तो प्लस एम लगा देगा, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देख लेते हैं NO2 में। देखो जरा, NO2 में जब देखोगे तो NO2 ऐसा बनेगा। CHO में भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, SO3H में भी डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लगा हुआ है, और COR में भी डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन लगा हुआ है। ठीक, तो ये तीनों सही हो गए, इसके सारे ऑप्शन सही हो गए, तो आंसर क्या आ गया? 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था? फॉलोइंग जेल्डाल मेथड्स 1 ग्राम ऑफ कार्बो organic compound released ammonia that neutralizes 10 ml of 2 molar H2SO4, the percentage of nitrogen in the compound। तो जेल्डाल मेथड में हम लोग क्या करते हैं? मिली इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 विल बी इक्विवेलेंट टू, कितने आ गए इसमें? 10 इंटू 2 इंटू एम, 2 इंटू 2। मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी में बदल लेंगे तो कितने आ गए? 40 मिली इक्विवेलेंट्स आ गए। तो जितने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 के लगे उतने ही लिबरेटेड अमोनिया के लगे होंगे। मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया। और फिर फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू होता है 1.4 इंटू NV अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यही फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे? 1.4 NV की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 56% आ जाएगा। ठीक, तो आंसर लिख दिया 56। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सवाल को आसानी से पढ़ के करा सकता है। बात समझ में आ गई? क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम निकालेंगे H2SO4 के मिलीक्वेंट्स। जितने मिलीक्वेंट्स H2SO4 के खर्च हुए होंगे उतने ही मिलीक्वेंट्स किसके खर्च होंगे? उतने ही मिलीक्वेंट्स खर्च होंगे अमोनिया के, मतलब उतनी अमोनिया बनी होगी। और अमोनिया जितनी बनी है उसे हम कैसे मेजर करेंगे? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए जेल्डाल मेथड का फॉर्मूला लगा देंगे 1.4 NV अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो कर दिया, आंसर आ गया सीधा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स फॉर्म बाय द मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। यानी ये यार नोट्स में क्या हुआ है, ऑफलाइन क्लासेस में भी ऑनलाइन क्लासेस में भी
नोट्स में किया हुआ है ये हम लोगों ने, बिल्कुल तुम्हारे नोट्स में लिखा होगा, टेक्स्ट के हमारे नोट्स देखो उसमें मिलेगा लिखा हुआ। तो अगर हम इसमें क्या मोनोक्लोरिनेशन कर रहे हैं तो एक क्लोरीन यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, 4 तो ये लगा सकते हैं। तो 4 तो ये बन गए। अब इसमें से 4 में से जो 2 बनाए हैं वो तुमने देखो वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। एक तो यहाँ सीएल लगाया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इससे 2 बने। ठीक, तो 4 में से एक और काउंट हो गया, 5 हो गए। और जब यहाँ क्लोरीन लगाया तो ये कायरल हो गया, तो 2 यहाँ से बने, 2 2 4 हो गए। इसे 4 को हटा दो, मतलब मैंने पहले बता दिया कहाँ कहाँ लग सकते हैं, बाकी तुम लगा के देख लो। 5 हो गए और एक 6 हो गए, तो टोटल कितने बन गए? 6 बन गए। मैंने सारे ही बना दिए, वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, लेकिन तुम्हारा डिमांड रहती है कि सर थोड़ा सा स्लो बताओ जिससे समझ में आए, तो लो, और भाई स्लो कर दिया। ठीक है ना, कायरल समझ में आ रहा है, कायरल की वजह से एनेंटियोमेरिक पेयर बनेंगे जिससे 2 बन जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जीओसी के, 45 क्वेश्चन है, कर लोगे तो बहुत अच्छा रिवीजन होगा जीओसी का। क्या कर रहा है? 10 ml of a gaseous hydrocarbon on combustion gives 40 ml of CO2 and 50 ml of water. The total number of carbon and hydrogen atoms in the hydrocarbon is। तो हमें ये पता है कि अगर कंबशन रिएक्शन हो रही है तो CXHY लिख सकते हैं प्लस X प्लस वाई बाई 2O2, वाई बाई 4O2, सॉरी वाई बाई 2 नहीं, वाई बाई 4O2 गिव्स XCO2। ये कंबशन की रिएक्शन है, और वाई बाई 2H2 ये तो सबको याद ही है। अब क्या करा है, 1 ml हाइड्रोकार्बन से कितने बन रहे हैं? XML बन रही है O2, XML O2 बन रही है ना, CO2, XML CO2 बन रही है, तो 10 ml हाइड्रोकार्बन से कितनी बनेगी? 10x बनेगी CO2। अब 10x CO2 बन रही है तो 10x की वैल्यू दी है 40 ml, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब x की वैल्यू 4 आ गई। फिर क्या करा है, 1 ml से y बाई 2 ml किसके बन रहे हैं? वाटर के। तो 10 ml से कितने बनेंगे? 10 ml ऑफ CXHY विल प्रोड्यूस 10y बाई 2 ml ऑफ वाटर, यानी कि 5 ml ऑफ वाटर, 5y ml ऑफ वाटर। और वाटर कितना दिया हुआ है हमें? 5y की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 50। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें बतानी है, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया? टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने थे, तो कितने आ गए? 14 आ गए। सिंपल सा था, धीरे धीरे सवाल को पढ़ते जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते होगे तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात यार, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, है ना। ये तो आसानी चीज़ है, बिल्कुल प्यार से लगा रहे हैं। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई ब्रोमोफिनाइल पेंटेन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का बिल्कुल चवन्नी भर का सवाल है, देखो कैसे करेंगे। इसमें नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से करेंगे? नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 पे फिनाइल लगा है, 2 3 4 5। तो ये 2 3 तो नहीं आ रहा, ये तो 3 4 आ रहा है। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो ये 1 3 आ रहा है। इसमें करेंगे तो ये 1 2 आ रहा है, और इसमें करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 2,3 1 फिनाइल पेंटेन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात, नंबरिंग करनी थी। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम स्टीम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एसेंशियल ऑयल्स। देखो ये सवाल इतना आसान है कि आंसर भी क्वेश्चन के अंदर लिख के ही दे दिया तुम्हें। ठीक, अब आगे क्या कर रहा है? कह रहा है दीज ऑयल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर बट मिसेबल इन वाटर वेपर। तो सिंपल बात है, स्टीम डिस्टिलेशन की बात हो रही है, पूरा मेथड ही लिख दिया। तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टीम डिस्टिलेशन आ जाएगा। सब कुछ लिख ही दिया ना कि स्टीम के साथ वोलेटाइल है, वाटर के साथ इमिसिबल है, तो ये तो प्राइमरी कंडीशन है स्टीम वोलेटाइल होने के लिए, स्टीम डिस्टिलेशन करने के लिए। सब कुछ लिख ही दिया, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है मैच द लिस्ट। कह रहा है डिस्टिलेशन हम किसका करेंगे? ये जब हमारा नॉर्मल डिस्टिलेशन या सिंपल डिस्टिलेशन तब करते हैं जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है, जैसे एनिलीन और क्लोरोफॉर्म में। डिस्टिलेशन टेक्निक्स में जब पढ़ाया था प्यूरिफिकेशन में, तो ये यही एग्जाम्पल लिया था एनिलीन और क्लोरोफॉर्म का। ठीक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे किससे? ये भी बताया था, क्रूड ऑयल में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोल को डीजल से अलग करने के लिए। स्टीम डिस्टिलेशन किसका करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन एनिलीन और वाटर मिक्सचर का करेंगे। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करते हैं स्पेंटलाई का। ये भी एग्जाम्पल कॉपी का लिखा हुआ है, मैं कोड कर सकता हूँ पेज नंबर, अगर तुम चाहो तो कमेंट में कोड करके बता दूंगा कि इस नोट्स के इस पेज से आया है सवाल। ठीक है, बिल्कुल करा हुआ सवाल है, आसानी से देखो भाई, नोट्स पढ़ो जो है ना, डेक्स्टर कैम वाले नोट्स पढ़ोगे तभी फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज मुश्किल बढ़ेगी। और नंबर ज़्यादा लाने हैं तो नोट्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे।
क्या कर रहा है, पीके वैल्यू ऑफ फिनॉल इज 10 वाइल दैट ऑफ इथेनॉल इज दिस। तो फिर फिनॉल और इथेनॉल में कौन ज़्यादा एसिडिक है? फिनॉल और इथेनॉल में अगर ध्यान से देखोगे तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक, लेस पीएच, लेस पीके। ठीक है, अब इसमें ये बढ़िया किया है कि दोनों ऑप्शन को फॉल्स नहीं लिखा, तो यानी डेटाबेस याद करने की जरूरत नहीं है। और इथेनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, ये तो गलत ही बात है, तो सेकंड तो गलत है। तो सेकंड गलत वाला एक ही ऑप्शन है कि जिसमें सेकंड गलत है, तो ऑप्शन ए आ गया। देखो बोथ वाला कह देता तो हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन इसमें बोथ पे कहा नहीं। ठीक ना, ये बात ध्यान से समझने की है ना, बहुत जरूरी बात है। अगला क्या कह रहा है, गिवन बिलो आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस इज 7 हाइड्रोक्सी हेप्टूओन। तो बिल्कुल सही बात है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा है। और इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 5 6 7, इसे हम प्रीफिक्स की तरह लिख सकते हैं, क्योंकि डॉन ग्रुप प्रेजेंट है, डॉन ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है। सी डबल बॉन्ड डॉन ग्रुप में आता है, डॉन ग्रुप याद है। अगर नहीं याद आ रहे तो आईपीएससी वाले फिर से वीडियो देखने पड़ेंगे मेरे भाई, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना यार, हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। और ऑक्सो हेप्ट ओन 7 ऑल ये नहीं लिख सकते हम, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला नाम सही है, नीचे वाला नाम गलत है, क्योंकि आईयूपीएसी में जो डॉन ग्रुप है उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, किससे? ओएच से। सिंपल बात है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एड्जॉर्प्शन। देखो यार पीओसी के कितने क्वेश्चन आए, तो पीओसी जरूर कर लेना, ध्यान से कर लेना। और सब लोग कमेंट करके बताना कि जो लोग पीओसी पढ़ के गए थे मेरे से, उनके कितने सवाल इसके पीओसी के सही बने। क्योंकि जब तुम कमेंट करते हो ना, तभी लोगों को पता चलता है कि हम लोग कौन है, क्योंकि हम लोग की फैमिली छोटी है ना अभी। हम लोगों को भी कम से कम इसमें कई जीरोज ऐड करने हैं। 1 मिलियन तक का सफ़र है हमारा, तब तक नहीं रुकूंगा, है ना। तो 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें लगातार दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए तुम ही मेरा माध्यम हो, तो तुम ही क्या करोगे, कमेंट करोगे, बताओगे सर आपके पढ़ाई हुए से फ़ायदा हुआ, सवाल आया, तो बाकी लोगों को देख के लगेगा हाँ कि चैनल अच्छा है या ख़राब है, तुम ही जज करके बता सकते हो, तो करो इसे, है ना। तुम्हारा अपना चैनल है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। कह रहा हूँ एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन मेथड इज यूज फॉर। एब्जॉर्प्शन मेथड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? क्रोमेटोग्राफी के लिए, तभी तो ड्रॉप रख के एब्जॉर्ब कराते थे। एब्जॉर्ब करा के और हम क्या करते थे, रिटार्डेशन फैक्टर देखते थे ऊपर ले जाके। सब्लिमेशन और एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन में तो ऐसा करते नहीं है। अगला कह रहा है स्पीशीज हैव कार्बन एंड विथ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो क्या हो गया, या तो कार्बिन होती, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बिन के पास, पेंटावैलेंट कार्बन के पास तो हो नहीं सकते। कार्बन फ्री रेडिकल के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एनाइन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा, कार्बोकैटायन बचा, और इलेक्ट्रोफाइल भी है। अगला क्या कर रहा है, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल है ये मोस्ट स्टेबल है ये कह रहा है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल कैसे देखेंगे, देखो भाई ये कैसा बन गया, ये एंटी एरोमेटिक बन गया, रेजोनेंस की वजह से 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये नॉन एरोमेटिक बन गया, क्योंकि इसमें sp3 एवरेट कार्बन है, तो ये क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक बन गया। ये कैसा बन गया, ये एंटी एरोमेटिक बन गया, 4n इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक बन गया। और ये कैसा बन गया, एरोमेटिक बन गया, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, तो ये एरोमेटिक बन गया, और एरोमेटिक वाला ही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यार पावर कट था, चलो देखते हैं। तो 4 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है, इनमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ 4 मिथाइल पेंट 2 इन अल। तो इन अल है तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें 3 मिथाइल आ गया, इसमें 1 2 3 4। ये भी गलत हो गया, 1 2 3 4 5, ये सही लग रहा मेरे को। ठीक, तो इसमें 1 2 पे ही आ गया। नंबरिंग कर लो बस, नंबरिंग करने भर सही हो जाना था सवाल, और कुछ नहीं करना था। ठीक, अगला क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन कर रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2Cl इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइल हैलाइड। बिल्कुल, एलाइल ग्रुप कौन सा होता है, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्या होता है, ये एलाइल ग्रुप है, ये एलाइल ग्रुप है, और एलाइल ग्रुप के लिए क्या आ जाएगा, ये एलाइल हैलाइड है, ये तो सही बात है। क्या कह रहा है, एलाइल हैलाइड्स आर द कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम इज कनेक्टेड टू sp2, नहीं sp3 हाइब्रिड कार्बन होगा। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत हो गया। sp3 से कनेक्टेड है ना यार, कार्बन ये वाला चेक करो, ये कैसा है, ये sp3 है, sp2 थोड़ा ही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, ऑन अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर बाय द सॉल्वेंट मूव्ड बाय 5 सेंटीमीटर। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम क्या बनाते हैं, एक TLC ले लेते हैं, थिन लेयर ट्यूब ले लेते हैं एक बढ़िया सी। ठीक,
अब क्या किया, यहाँ पे हमने क्या रखा होगा, अपना सॉल्यूट की डेट रखी होगी, और यहाँ पे इसकी जो लेंथ आई होगी वो कितनी आई होगी, ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। और जब ये एल्यूट किया, जब ये ऊपर उड़ा तो कहाँ तक गया, ये गया केवल 3.5 तक। ठीक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए रिटार्डेशन फैक्टर आर एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स अपॉन वाई होती है, तो एक्स अपॉन वाई कितनी हो गई 3.5 अपॉन 5 यानी कि 0.7 हो गई। 0.7 का मतलब हो गया 7 इंटू 10⁻⁻1। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग प्यूरिफिकेशन मेथड्स इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट। तो क्या करेंगे, अगर हमने सॉलिबिलिटी अलग अलग ले ली, मान लो तेल और पानी ले लिया, तो उसे क्या करते हैं, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनका अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। डिस्टिलेशन तो कर नहीं सकते क्योंकि क्या है, सॉलिबिलिटी अलग अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग नहीं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी नहीं कर सकते, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, सेपरेटिंग फनल से आराम से निकल जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये होती है प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्लस आई इफेक्ट के और प्लस एच इफेक्ट के और प्लस एम इफेक्ट के। अब भाई तुम्हें ये पता है कि ये तो सिंपल क्वेश्चन आया, कॉपी का लिखा ही हुआ मान लो इसे, तो ये तो पहला एग्जाम्पल यही लिखवाते हैं। तो क्या आ गया, ये इसका आंसर 3 आ गया, इसमें 9 अल्फा एच है, इसमें और सी नहीं आ गया, ऐसी गलती हो जाती है यार। इसमें 9 अल्फा एच है, इसमें कितने 6 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच और इसमें कोई अल्फा एच नहीं है, तो आंसर डी आ गया इसका। ठीक है, ऐसे गलती जल्दी में हो जाती है, मेरे से भी हो रही, तुम्हारे से भी हो जाएगी, है ना। अगला सवाल पावर बैकअप है यूपी का, भाई देख लो ध्यान से, है ना, तकलीफों में है हम लोग। अगला क्या कर रहा है, इसका यूपीसी नाम लिखना है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 अगर हमने इसका नंबर रख दिया तो क्या पे 3 पे क्या लगा हुआ है, एमिनो और ब्यूटेन नाइट्राइल कहेंगे इसे, तो 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल का फॉर्मूला क्या हो गया, 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, ये हो गया सिंपल। 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ हमने टिक कर दिया। अगला देखो, अगला क्या कर रहा है, 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस Cl2 गिव्स C4H8Cl2 के आइसोमर्स बताने, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स शोन बाय दिस कंपाउंड इन द अबव रिएक्शन। अब 2 क्लोरोब्यूटेन को अगर हमें करना है तो 2 क्लोरोब्यूटेन हमारे पास ये है, इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो क्लोरीन कहाँ कहाँ लग सकता है। अब देखो ये तो कार्बन पहले से ही कायरल है, एक क्लोरीन यहाँ लगाएंगे तो ये कायरल रहेगा, तो इससे 2 बन जाएंगे और कोई मीजो नहीं बनेगा इससे, है ना, तो इससे 2 कायरल बन गए। अब इसके अलावा जब यहाँ पे लगाएंगे तो ये 2 ऑप्टिकली एक्टिव बने, कैसे बने, ऑप्टिकली एक्टिव बने। फिर जब यहाँ पे Cl लगाया और यहाँ पे Cl लगाया तो इसमें कोई कायरल नहीं रहा, तो इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ठीक, फिर इसके बाद जब तीसरा बनाया हमने तो यहाँ पे लगाया क्लोरीन, यहाँ पे तो 2 कायरल आ गए। अब 2 कायरल सिमेट्रिक हैं तो इसमें 2 ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे और एक बनेगा मीजो, बनेगा भाई, क्योंकि एक मीजो बन जाएगा और 2 इनेंशियोमेरिक पेयर बनेंगे। ठीक, अब जब तीसरा बनाया इसमें हम लोगों ने, मतलब ये चौथा बनाया, तो हमने यहाँ पे Cl लगाया और यहाँ पे Cl लगाया, तो ये भी कायरल है, तो 2 ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ से बनेंगे। ठीक, मेंस वालों ने इसका आंसर 3 दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसका कितना होना चाहिए था, 6 आंसर होना चाहिए था, गिवन आंसर 3 है। अगर कुछ कमेंट करना है इस पर तो बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स भी कर दें, मान लो कि 2 क्लोरोब्यूटेन को R या S लिख दें, तो फिर ये हो सकता है कि ये केवल एक ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए, एक यहाँ से बने, 2 यहाँ से बने, 3 और फिर एक यहाँ से बनेगा 4, तो टोटल 4 बनेंगे, तब भी 3 तो कैसे भी नहीं बनेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर। तो देखो ये क्या, अगर हम इस पर इजेड नॉमेनक्लेचर कर लें तो ये नंबर 1 हो जाएगा, इधर ये नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये कैसा हो गया, ई हो गया। इधर ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 2 है, तो ये भी ई हो गया। तो ये बीच वाला जो है ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, तो इसमें नो जीआई होगी, कोई जीआई इसमें पॉसिबल नहीं है, तो टोटल आइसोमर्स कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 2 रेज़ टू द पावर 2 सीधे 4 आ जाएंगे, है ना।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। इथेनॉल कह रहा है पीएच हमें बता, पीके वैल्यू बतानी। पीके वैल्यू बतानी है तो सबसे कम जिसकी होगी, जो सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है तो इसकी 3 होगी भाई। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीके। अब पैरानाइट्रोफिनॉल कैसा है, पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, -m और -i लग रहा होगा। -m और -i लग रहा है तो क्या हो रहा है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो इसकी 3 हो जाएगी, इसकी पीके। फिर मेटानाइट्रोफिनॉल में केवल क्या लग रहा होगा, -i लग रहा होगा, सही है, तो ये हो जाएगा नंबर 4। फिर फिनॉल और इथेनॉल में तो फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, अभी हम लोग ऊपर बात कर ही चुके हैं, तो इसका नंबर हो जाएगा 1 और इसका नंबर हो जाएगा 2। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसका नंबर आ रहा है, 2 1 4 3 आ रहा है पहले का ही ऑप्शन का, तो फिर ए ऑप्शन मार्क कर देंगे हम लोग 1। ठीक। अगला देखते हैं। कह रहा है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन इज और आर कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन टेक्निक है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में काम आती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में काम नहीं आती है। ये फैक्ट की तरह याद रखेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं करेगा, ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम द कंपाउंड, हमें नाम बताना है कंपाउंड का, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम शुरू करेंगे, अल्कोहल की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है प्रायोरिटी टेबल में, तो 1 2 3 नंबरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 1 ऑल और 2 इन आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हमें बतानी है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें बतानी है तो देखो क्या है, ये sp हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp3 हाइब्रिड है और ये भी sp3 हाइब्रिड है, और इस पर क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है बहुत सारा, तो C विल बी लीस्ट एसिडिक, देन D, देन B और देन A, तो असेंडिंग ऑर्डर आ गया, C D ऑप्शन आ गया सीधे सीधे 4 नंबर। अगला क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या होना चाहिए कि एलीन टाइप के सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाती क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। अगर हम इस डबल बॉन्ड को कंप्रेस करके इस रिंग को कंप्रेस करके एक डबल बॉन्ड ही मान लें तो ये ऐसा हो जाएगा। अगर दोनों कार्बन एक जैसे जुड़े हुए हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने कोई सेंस नहीं बनता। सेम गोज विद दिस, ये ऑप्टिकल शो करेगा, ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये कर पाएगा क्यों, क्योंकि अब ये सिमेट्रिक नहीं रहा। अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाना चाहें तो देखो ऐसा बना सकते हैं, और ये बिल्कुल इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि ये एक बार हम इसे ऐसा बना दें, बी आर को यहाँ पे रखें, यहाँ पे एच और बी आर कर दें, तो देखना डिस्टेंस अब बदल जाएगी। L1 और L2 वाला कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो डिस्टेंस अब बदलती हुई दिखाई देगी तुम्हें, तो इससे बदल जाएगी। इसमें 2 H आ गए इसलिए इसमें भी नहीं होगी, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है अपीयरेंस ऑफ ब्लड रेड कलर ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ FeSCN। क्या बनता है, FeSCN होल थ्राइस बनता है, तो यही ब्लड रेड कलर का है भाई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा, एडवांस में भी आ सकता है, तो इसे ध्यान रखेंगे हम लोग, कोई भी नहीं भूलेगा इसे, कसम खाओ, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एडजेसेंट एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के अगर हम रिस्पॉन्सिबल करेंगे तो किसे कहेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट को, है ना। इंटरेक्शन ऑफ पाई बॉन्ड विद रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है। ये तो बात सिंपल सी है। आगे बात कर रहे हैं। अगला कह रहा है डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं, तो रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन है। देखो ये हम लोगों ने लिखी थी कि ये अगर हम इसे एनर्जी प्रोफाइल लिख लें, वैसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख लें, तो मान लो किसी के 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और एक्चुअल स्ट्रक्चर ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये रेजोनेंस हाइब्रिड कह लो इसे, या फिर इसे एक्चुअल स्ट्रक्चर कह लो। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, ये 4 नंबर से यहाँ तक कि ये रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। नंबर 3 आ गया। ठीक, सब लोग बोर्ड के लिए भी तैयारी कर ही रहे होगे यार, जिनका जिनका बोर्ड है वो तैयारी करते रहना भाई। बोर्ड में भी नंबर अच्छे लाने होते हैं ना, बोर्ड का महत्व कम नहीं है, कम हम किसी को भी नहीं कह सकते, सब में अच्छा करना है।
नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज हेटेरोएटम। तो फ्यूरान का अगर स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं पता है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि कुछ कॉमन नाम तुम्हें याद होने चाहिए और जो कॉपी में मैंने चिल्ला चिल्ला के लिखवाए थे। फ्यूरान, थायोफीन, ये थायोफीन हो गई, पायरिडीन, पायरोल, सबके बना लो स्ट्रक्चर जिससे कि याद रहे आगे के लिए भी, हमेशा के लिए याद हो जाए। मुझे पायरोल है। सिस्टीन का स्ट्रक्चर, सिस्टीन फिर से बेसिक अमीनो एसिड, ठीक है, क्या है, सिस्टीन है। और ट्रायोसिन, ट्रायोसिन क्या होती है? ट्रायोसिन होता है फिनाइल रिंग में लगी होती है, किस पे? OH लगा होगा पैरा पोजिशन पे, और यहाँ पे क्या लगा होगा? CH2 CH NH2 COOH, ये ट्रायोसिन है। ये हम लोगों ने कहाँ करी? ये हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के टेस्ट में करी, ठीक। तो इसमें आंसर क्या आ गया? एक और एक, दो, दो में सल्फर एटम है तो आंसर इसका 2 मार्क कर देंगे, ठीक है। आसान बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्या कह रहा है? इससे सरल सवाल धरती पे नहीं हो सकता है। कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सेकंड होमोलॉग सीरीज इन द होमोलॉग ऑफ द सीरीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला क्या होता है? SCOH। दूसरा क्या होता है? CH3COH। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के लिख रहे हैं तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या लिख देंगे? C2H4O2। तो आंसर 1 आ गया, सिंपल। अगला सवाल क्या कह रहा है? द टेक्निक यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ स्टीम वोलेटाइल वाटर इमिसिबल सॉलिड है। जैसे फिर से स्टीम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन ही लिख देते हैं यार। इससे मतलब ये सवाल पूछने के 1 लाख कठिन तरीके हैं, लेकिन एनटीए इतना महान है कि बिल्कुल इसे जूसी क्वेश्चन बना के दे देता कि भाई सबके नंबर आ जाएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत ना आए। अगला क्या कर रहा है? अगला कर रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। अब इथेन के कन्फर्मेशन अगर बनाएंगे तो इथेन के 2 कन्फर्मेशन बनेंगे। वैसे तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, लेकिन कॉमन हम क्या बनाते हैं? 2 बनाते हैं, एक तो एक्लिप्स बनाते हैं और दूसरा स्टैगर्ड बनाते हैं। एक्लिप्स बनाते हैं और क्या बनाते हैं? स्टैगर्ड बनाते हैं, है कि नहीं? तो कह रहा है मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इज इक्लिप्स ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो पहले ही स्टेटमेंट गलत हो गया। डायड्रल एंगल इज 60 डिग्री, ये तो सही बात है। द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज इंटर कन्वर्टेबल इज वन अदर, ये भी सही बात है। और इनफाइनाइट होता है ये तो, क्योंकि हम 60 डिग्री के बीच में भी इसे कितनी बार घुमा सकते हैं? इनफाइनाइट बार घुमा सकते हैं। 2 नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, सिंपल सी बात है। अगला सवाल कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद कायरल कार्बन एटम्स इन द फॉलोइंग। तो किसमें कायरल है भाई? ये कायरल है, इसमें कोई कायरल नहीं है। इसमें कायरल, ये इधर से सिमेट्रिक इधर सिमेट्रिक, इसमें भी नहीं है कायरल, मतलब कायरल नहीं है, ठीक है ना? कट्टा लगा रहा है। ये कायरल है, ये कायरल है, 2 हो गए। ये कायरल है और ये भी कायरल है। तो एक कंपाउंड, 2 कंपाउंड, काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो 5 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कायरल कार्बन है, तो आंसर इसका 5 लिख देंगे। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पी इज। तो पी का नॉमेनक्लेचर करना है तो वहां से लोएस्ट सम रूल लगाएंगे, जहां से नंबरिंग ऐसे करेंगे 4 5 6। तो ये आ जाएगा 3 इथाइल, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक। तो ऐसा आंसर कौन सा है देख लो जरा, पहला आंसर मैच कर रहा, ठीक। अगला क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हम तब देख पाएंगे जिसके H निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज ज़्यादा रेजोनेंस करे। जिससे H निकलने के बाद आफ्टर रिमूवल ऑफ H check the stability of negative charge. Stability of negative charge. Greater the stability of negative charge. ये बातें अगर नहीं पता है तो फिर भैया वीडियो देखना पड़ेगा, जीओसी का 7 और 8 नंबर एसिड बेस देख लो। ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, greater will be acidic strength. Greater will be acidic strength,
ठीक है, तो क्या बन गया, ए बन गया, क्योंकि यहाँ पे जब नेगेटिव आएगा इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ सकता था, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता था, इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ सकता था, यहाँ पे नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव चार्ज दोनों जगह रेजोनेंस कर सकता है, इसलिए क्या है, वन सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, हाईएस्ट इनॉल कंटेंट। हाईएस्ट इनॉल कंटेंट अगर इसका बनाएंगे तो इसका इनॉल क्या बनाएंगे, सबके इनॉल बना लो भाई, और इनॉल की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। इसका बनाओगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, फिनॉल हो जाएगा 136। इसमें बनाओगे तो ठीक, और इसमें बनाओगे तो यहाँ बीच वाले से बन जाएगा ये, इसमें अगर इसे और फर्दर एक्सटेंड कर दो तो ये वाला एच भी एसिडिक है, तो लेकिन ये पहली दो स्टेप में ऊपर वाला पहले बन जाएगा, तो इसलिए आंसर हम ऊपर वाला लिखेंगे। लेकिन ये भी बेहतरीन बनाया है, किसी ने भी बनाया, अगर ये सोच पाए तो बताना कि क्या ये सोच पाए थे। आंसर भी लिखेंगे इसका, क्योंकि वो जल्दी एरोमेटाइज होगा, ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, और आखिरी में इसमें sp हाइब्रिड कार्बन से H निकालना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, और OH का क्रॉस कॉन्जुगेशन भी हो रहा होगा। ठीक, तो रीज़न भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेल की तरह हमने कर दिया और आंसर आ गया हमारा। ठीक है, आंसर तो सबको याद हो सकता है। ठीक, ये सोच पाए कि नहीं, कितने लोगों ने ये सोच पाया था, कमेंट करके बताना जरूर मेरे को, जैसे मेरे को भी लगे कि तुम भी थॉटफुल हो मेरी तरह, बिल्कुल, मतलब सीधे सीधे आंसर लिखने के लिए ही नहीं बैठे हो। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो है जिसमें लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, लोन पेयर डू नॉट अंडरगो रेजोनेंस, लोन पेयर डू नॉट अंडरगो रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस नहीं कर रहा तो आंसर ये आ गया, इसमें रेजोनेंस कर रहा है, ये एरोमेटिक हो गया, इसमें भी रेजोनेंस कर रहा है, इसमें भी रेजोनेंस कर रहा है, तो एरोमेटिक वाला सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कर रहा होगा। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखे तो 3 सबसे ज़्यादा है, फिर 2 है, फिर 4 है, और फिर 1 है। 1 सबसे कम बेसिक है। ठीक है, हमें मोस्ट बेसिक लिखना था, इसलिए हमने 3 लिख दिया। अगला सवाल क्या कर रहा था, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ OH। तो OH के एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे देखेंगे, निगेटिव बनाएंगे और निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे। अब जो ई ऑप्शन दिया है, ये देखो ऑर्थोपैरन 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल दे रखा है, तो इसमें निगेटिव चार्ज का यहाँ पे -I -M -I -M, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, इसमें +M काम कर रहा है, इसमें -M काम कर रहा है, और इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया E। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर लिखना, सबसे ज़्यादा E हो गया, चलो हम डिसेंडिंग लिख दे रहे हैं। E हो गया, E के बाद हो गया B के बाद हो गया D के बाद हो गया C के बाद हो गया A, यानी कि A सबसे कम है और E सबसे ज़्यादा है। A सबसे कम और E सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन मार्क कर दो भाई, A सबसे कम और E सबसे ज़्यादा, तो आंसर C आ जाएगा, ACDB। ठीक है, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल भी निहायत ही सरल सवाल था, अगर किसी ने छोड़ दिया ये पेपर में तो बहुत ही ब्लंडर हो गया है। कह रहा है द मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। तो CH4 का अगर कंप्लीट कंबशन कर दें तो इससे CO2 बनेगी और SH2 बन जाएगा। अगर ये 22 ग्राम्स आ रही है तो यानी कि 44 से डिवाइड कर दें तो कितनी आ रही है, हाफ मोल आ रही है, तो ये भी कितना लगा होगा, हाफ मोल लगा होगा, कितना लगा होगा, हाफ मोल लगा होगा भाई। 1 मोल से 1 मोल ब्रेक कर रहा तो हाफ से हाफ मोल ब्रेक करेगा, तो मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ CH4 कितना आ जाएगा, 1/2 मोल इंटू मोलर मास 16, तो यानी कि 8 ग्राम्स आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था, आसानी से कर देना था। GOC कमजोर है तो भाई पूरी ऑर्गेनिक कमजोर है। क्या कर रहा है, अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग होंगे जिनके पास -M इफेक्ट होगा। मेटा डायरेक्टिंग कौन होंगे, जो -M इफेक्ट लगा रहे होंगे और स्ट्रॉन्ग -I लगा रहे होंगे, और स्ट्रॉन्ग -I लगा रहे होंगे। हेलोजेंस का क्या होता है, हेलोजेंस जो है वो -I लगाते हैं एंड +M लगाते हैं, और वो OP डायरेक्टर्स होते हैं। कैसे डायरेक्टर्स होते हैं, OP डायरेक्टर्स होते हैं ड्यू टू +M इफेक्ट। तो इसके पास लोन पेयर है तो ये +M है, ये -M है, ये -M है, ये +H है हाइपर कॉन्जुगेशन, ये +M है, ये -M है, ये +M है, ये -M है, और ये -I है और +M है। तो 1 2 3 4 लोग हैं ऐसे, तो 4 कैंडिडेट हैं, कौन कौन से, NO2 CN COR और COH। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज। एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, पहला एरोमेटिक है ये तो नेफ्थलीन है। ठीक,
ये भी एरोमेटिक है क्योंकि इस वाले कार्बन को रेजोनेंस नहीं कराना, इधर से भी एरोमेटिक, इधर से। जैसे टोलुइन को क्या कहते हैं, एरोमेटिक कहते हैं ना। ये मत कहते ना कि टोलुइन एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक होती। टोलुइन कैसी है, एरोमेटिक कंपाउंड है ना यार। ऊपर वाले कार्बन थोड़े देख रहे हैं, जो रिंग के अंदर उनका रेजोनेंस देख रहे हैं। इसमें देखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे रेजोनेंस करते करते, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। ये इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन घुमाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 12 2 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये रेजोनेंस करना ही नहीं देगा इसे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रख देगा इसे, ठीक। तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिख देंगे, आंसर लिख देंगे 3, ठीक। अगला सवाल क्या कर रहा है, बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना। बॉन्ड लाइन फार्मूले में केवल हम क्या बनाते हैं, एच नहीं दिखाते हैं, सीधे आंसर लिख देते हैं। कोई भी सी और एच नहीं दिखाने की जरूरत है, सीधे फाइनल वाला टर्मिनल वाला लिख देते हैं एलिमेंट, बस। अगला क्या कर रहा है, द ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। ये मैंने यार सीधे पेपर से कॉपी कर लिया, इसलिए थोड़ी सी इमेज ब्लर आ रही है। अब इसमें देखो कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग पहले ऑक्टेट देखें या नेगेटिव चार्ज देखें। तो पहले हम ऑक्टेट देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव देखेंगे। इसमें ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और इसमें कार्बन पे नेगेटिव है, ठीक। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन कार्बन पे नेगेटिव। तो 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, फिर 2 हो गया और फिर 3 हो गया, ठीक। रूल्स पढ़ने हैं कहाँ से, रेजोनेंस वाली बुक नोट से रूल्स पढ़ने हैं, रूल्स फॉर कंपेयरिंग स्टेबिलिटी। ये पढ़ने पड़ेंगे भाई पूरे पूरे, यहाँ दोबारा से कहानी नहीं सुनाई जा सकती है। अब निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या है, निगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब है माइनस m। तो इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर, तो एक ही बच रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस का डाले और आखिरी तक खत्म ही हो गए यार क्वेश्चन। अब 45 थे, 45 कर लिए हम लोगों ने पूरा। तो हम लोगों ने जीओसी भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अगले चैप्टर्स का अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा कौन सा आने वाला है यार, थोड़ा सा मेरे को समय दो, है ना, क्योंकि अब मैराथन की तैयारी कर रहा हूँ। तो एक बार मैराथन आ जाए फिर PYQs भी ले आऊँगा सारे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। कम टाइम ले रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान रखना, कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट है ना, और पढ़ते रहना है। और रैंक कितनी लानी है, रैंक 99 लानी, परसेंटाइल से ऊपर लानी है, नंबर 250 से ज़्यादा लाने हैं। और डेक्स्ट्रा कैम्प को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना है, पढ़ते रहना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।